यस। तो हमने क्वेश्चन से क्लोज किया था लास्ट टाइम। सो विच इज दैट स्टेट विथ हाईएस्ट फिश कंजम्पशन? किसने ट्राई किया? डिड यू ट्राई टू सर्च? यस। यस, किसी ने सर्च किया, ट्राई किया ढूंढने की कौन सा है? इट्स त्रिपुरा। 99% पॉपुलेशन दे कंज्यूम फिश। उसके बाद आता है तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, इट्स त्रिपुरा। So now it's almost 2 minutes cross. So we'll start the session. Let me share the screen with you. What is it we are going to do today? We have already done agromet. Only one topic is left. That is the So we'll do only questions today. Today we'll be doing MCQs only associated with this topic. Lots of questions. After that, I'll be giving you some homework questions. With this, we'll be completing the agromet chapter. Okay. Now, after agromet का chapter ये तो हो गया, उसके बाद कल मैं लेने वाली हूँ as I've said earlier also कि जब भी हम लोग agromet करेंगे उसके बाद मैं लूंगी descriptive answer writing का एक class. Okay. Once I take this descriptive answer writing का class, then you can start with your descriptive answer writing. ठीक है? Hope it's clear. Hope my voice is clear and the screen is visible. Everything is okay. Just give me a thumbs up sign in the chat box at least so that I can understand that everything is clear. Don't unmute yourself. You can just message me. Okay, great. Thank you, Aman. Yes, once again, a warm good evening to you all and welcome to today's session. Yes. So we have done, एक बार फिर से देख लेते सब किया कि नहीं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया एंड अरुणाचल प्रदेश ये देख लिया हमने, इंट्रोडक्टरी मेटीरियोलॉजी ये भी देख लिया, वेदर एंड क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कंडीशंस। एज आई सेड अर्लियर आल्सो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम लोग करेंगे किसमें, जब एनवायरनमेंट का एक टॉपिक है उसमें हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके। उसमें एयर पोल्यूशन के बारे में भी कुछ है, छोटा ज्यादा नहीं है। इन दैट विल बी डूइंग दिस, इकोलॉजी का एक टॉपिक है तो उसमें विल बी डूइंग ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ए डिटेल मैनर। डिफरेंट मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स ये भी हमने देख लिया है। ये एडीओ का एचडीओ का देखा तो डेफिनेशन ऑफ एग्रो मेथोडोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, इट्स फैक्टर, एलिमेंट्स of weather and climate, use of remote sensing technology in agro meteorology, ये हम लोग करेंगे। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ये जब हम लोग फार्मिंग सिस्टम्स करेंगे उसमें एक आता है प्रेसिशन फार्मिंग। ठीक है, इन प्रेसिशन फार्मिंग वी यूज लॉट ऑफ equipment and latest technology to do agriculture. In that we'll be doing this remote sensing technology, how we can use that in improving the agriculture. Cloud, precipitation, hail, frost, इट्स इफेक्ट्स एंड प्लांट ग्रोथ कर्व्स, ऑल दिस वी हैव डन। जो मैंने टेबल्स दिया है ना उसमें उन्हीं के इफेक्ट्स वो सब है। ठीक है, स्कैल्डिंग इफेक्ट किस तरह से होता है, जब हीविंग इफेक्ट, जब आइस ज्यादा होती है, फ्रॉस्ट ज्यादा होता है तो हाउ इट अफेक्ट्स द प्लांट ग्रोथ एक्सेट्रा। इसलिए मैं बोल रही थी वो टेबल्स जो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है प्लीज गो थ्रू देम, थोड़ा थोड़ा सही सही डेली, लेकिन देख लीजिएगा, कई सारे डेफिनेशन है उसमें। ठीक है, सो वी आर डन विथ एवरीथिंग दैट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस. So I expect everyone to participate in this. You have to answer the questions. Now, what is the primary purpose of the crop weather calendar developed by the India Meteorological Department? Yes. गलत भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
but I expect all of you to answer these questions. Yes. What is the answer for this? Crop weather calendar. डेली वेदर फोरकास्ट वो अलग है. Here it gives a condensed pictorial representation of agricultural and weather related information for a specific agroclimatic zone. उस zone में whatever the crops that they want to grow, okay, उसका किस तरह से requirement होता है, क्या क्या stages होते हैं, उन stages से coincided किस तरह के agro weather conditions होते हैं, requirement है, okay. ऑल दैट वुड बी प्रेजेंटेड इन द पिक्टोरियल फॉर्म. फोटोज भी रखते हैं, मीन दे देते हैं उसमें. दैट इज द क्रॉप वेदर कैलेंडर. ठीक है. Yes. According to the classification of rainfall provided by IMD, which of the following would be considered deficient rainfall? हमने देखा है there are 6 categories of rainfall, right? Based on the amount of rainfall that is received in India. Different regions का based on that only IMD एवरी ईयर मॉनसून होने के बाद एक रिपोर्ट रिलीज करती है कि इस बार हमें किस तरह से रेनफॉल मिला है, बेस्ड ऑन विच हमारा किस तरह से बूस्ट हुआ है या फिर किस तरह से वैल्यू एडिशन हुआ है. यस, विच इज दैट कंसिडर्ड डेफिशिएंट रेनफॉल? When can we say that we have received or a particular region has received deficient rainfall? It is 25% below the LPA, long period average. Okay. What is the current long period average of rainfall in India computed over the 50-year period from 1971 to 2020? Current long period average क्या है? जो है average of 50-year period का जो rainfall है उसका average निकालते हैं based on that, क्योंकि हमें कुछ तो threshold चाहिए ना compare करने के लिए base. So that is, this is that base. उसी base से हम लोग compare करते हैं and accordingly we arrive at the, you know, कि कितना high हुआ है, low हुआ है, किस तरह से है. Yes, what is the LPA of India? ये हमने किया था, have given you, this is 87 सेंटीमीटर्स. ओके, उससे पहले कल एलपीए था इंडिया के 86 सेंटीमीटर्स था. ओके, उससे पहले 88 सेंटीमीटर्स भी था. सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज एंड व्हेन, क्योंकि एक एक ईयर इसमें ऐड करते हुए दे कीप ऑन चेंजिंग द एवरेज. ओके. यस. व्हाट इज द प्राइमरी इम्पैक्ट ऑफ वेदर एबरेशंस ऑन एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड प्रोड्यूस? प्राइमरी इम्पैक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी इम्पैक्ट. सबसे पहले क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बाद चेन इफेक्ट रहेगा. ओके, एट द एंड वेदर एबरेशंस की वजह से बिल्कुल फूड सिक्योरिटी पे भी दिक्कत हो सकती है. बट सबसे पहले वेदर एबरेशंस का एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड प्रोड्यूस पे क्या इफेक्ट रहेगा? इट वुड बी फिजिकल डैमेज, सॉइल इरोजन, रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस. ठीक है, बोथ ड्रॉट की वजह से एंड फ्लड्स की वजह से. दिस इज व्हाट इट हैपेंस. उसके बाद हो सकता है कि कंप्लीट ग्लोबल फूड सिस्टम में डिसरप्शन हो and triggering cascading effects on agriculture productivity and food security, increased vulnerability of rural livelihoods and communities. इसके बाद आएंगे, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा एंड ये फोर्थ होगा. ठीक है. Yes, according to India Meteorological Department, which of the following conditions must be met for a year to be classified as a drought year? किसी ईयर को ड्रॉट ईयर डिक्लेयर करने से पहले for a particular region, that region has to meet this condition. Only then IMD declares it as a drought year.
Yes. Yes, it is. Overall rain deficiency greater than 10% of the long period average and 20% of the area affected by drought-like conditions. Okay. Now, what is the primary consequence of a natural reduction in the amount of precipitation over an extended period of time, often associated with high temperatures, high winds, and low relative humidity? What is the primary consequence of a natural reduction in the amount of precipitation over an extended period of time, often associated with high temperatures, high winds, and low relative humidity? Yes, it is a desertification leading to long-term ecological and agricultural degradation. Which type of drought is characterized by a situation where the seasonal rainfall received over an area is less than 75% of its long-term average value as defined by the IMD in India? Yes, I want everyone to participate. Yes, it is meteorological drought. अगर ये कंट्रोल नहीं हुआ है, it leads to next drought कौन सा है? If this goes unnoticed or doesn't take care or we do not take care, yes, it leads to hydrological drought to agriculture drought, and agricultural drought to socio-economic drought. Yes. Now, which type of drought occurs when soil moisture and rainfall are insufficient to support crop growth to maturity, leading to extreme crop stress and yield loss? Now, what is a drought that we are talking about here? Here we are talking about insufficient water to support crop growth to maturity, leading to extreme crop stress and yield loss. So here we are talking about agricultural drought. Okay, yes. Which of the following statements regarding floods is incorrect? Yes. Which is the incorrect statement? Yes, the definition of floods remain uniform. ये uniform नहीं रहता है based on the region. We have to, अलग अलग types floods होते हैं and अलग अलग intensity के साथ होते हैं. So this is wrong statement. बाकी तीनों correct है. Flash flood का definition यहाँ पे ठीक है, which is the flood occurring within a short duration, usually less than 6 hours due to heavy rainfall. Flood years are defined those years during which the actual rainfall is above normal by twice the mean deviation or more. Major flood years यही है. So here C is the correct answer. Cloud seeding is a weather modification technique aimed at enhancing precipitation. Now, which of the following materials is most commonly used in cloud seeding to encourage the formation and growth of ice crystals and raindrops? Yes, which is that the most commonly used material in cloud seeding? क्योंकि majority of the you know the kind of the clouds that can be used for this cloud seeding, वो
ice crystal bearing clouds. Okay, so for which silver iodide is the one which can be used. It is the best and the most commonly used, क्योंकि उसमें जो आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है ना बहुत तेजी से होता है. इट इज वेरी मच सिमिलर टू क्लाउड फॉर्मेशन इटसेल्फ. कंडेंसेशन, न्यूक्लियाई, मैंने क्लाउड फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस समझाया. उसके लिए पहले एक क्या बोलते हैं, एक कोई भी पार्टिकल चाहिए, उसके द स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स दे ऑल कम टुगेदर एंड दैट विल फॉर्म द ड्रॉप. एंड देन ये क्रिस्टलाइज हो जाता है. एज इट गोज अप द टेम्परेचर गोज डाउन, बिकॉज ऑफ विच इट क्रिस्टलाइजेस, राइट? So the same process it is followed. It happens while we do cloud seeding with the help of silver chloride, iodide. Okay, silver iodide is the one that is most commonly used in cloud seeding. Now, cloud seeding enterprises aim to enhance precipitation by introducing particles like silver iodide into clouds. Based on the process described, which of the following scenarios would most likely benefit from cloud seeding to increase snowfall? Yes. Which of the following scenarios would most likely benefit from cloud seeding to increase snowfall? Yes. ये अप्लाइड क्वेश्चन है. Yes, here a region with cold, dry air and clouds at temperature below the freezing point. Because we are trying to increase the snowfall, that is what are the ice crystals that are formed, वो directly fall होंगे without melting and water में बन के. ठीक है? So in that case, definitely we need to have this. With high atmospheric pressure and clear skies नहीं होगा, क्योंकि क्लियर स्काई से क्लाउड्स है ही नहीं. लो ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स है जस्ट अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब उल्टा गर्म है यहाँ पे. सो ये यहाँ पे भी स्नोफॉल चांसेस नहीं है. वार्म ह्यूमिड एयर क्लाउड्स यहाँ पे भी नहीं है. सो हियर जो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो, क्योंकि वही तो है जहाँ पे क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे, आइस क्रिस्टल्स. ठीक है. Yes, moving on to our next question. Which type of cloud seeding involves adding particles such as silver iodide crystals or dry ice pellets to supercooled water in clouds to promote the formation of ice crystals? ये easy है. It is cold ice seeding or glaciogenic seeding. Okay. In warm cloud seeding, which type of particles are typically added to enhance the growth of cloud droplets by coalescence process? Yes, कौन से यहाँ पे ऐड करते हैं? ओनली कोल्ड क्लाउड सीडिंग या ग्लेशियोजेनिक में सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल्स और ये यूज करेंगे. वार्म में सॉल्ट पार्टिकल्स, इट कैन बी सॉल्ट ऑफ सोडियम, सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, किसी का भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट आता है, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस एन एग्रोक्लाइमेटिक जोन एज पर द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये जो भी मैंने स्टेटमेंट्स दिया है उसमें कौन सा एग्रोक्लाइमेटिक जोन के लिए बेस्ट डेफिनेशन बोल सकते हैं? यस, अ जोग्राफिक रीजन. वन सेकेंड.
A geographic region identified based on major climate, soil properties, physiographic settings, and cropping patterns suitable for specific crops and cultivars can be called as an agroclimatic zone. Okay. Which of the following factors is not considered while classifying agroclimatic zones? Yes. Which of the following factors is not considered while classifying agroclimatic zones? दो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का भी ख्याल रखते हैं सो दैट इट डजंट डिस्टर्ब बट अगेन दैट्स नॉट द मेन क्राइटेरिया द होल एंड सोल criteria for agroclimatic zone classification would be rainfall and temperature, soil properties and drainage, physiographic area map, length of growing period etc. ऐसे कई सारे factors है but it's not a D, so it is a correct answer here. A farmer in a region with a limited growing season wants to determine the optimal time to plant a new crop. ठीक है? If the region has an average temperature of 12 degrees centigrade in March and 18 degrees centigrade in April, the crop requires a minimum temperature of 15 degrees centigrade to germinate. When should the farmer plant the crop? ये कंडीशंस है अभी हमने देखा है 12 एवरेज टेम्परेचर 12 है मार्च में 18 है अप्रैल में नाउ फार्मर को कब इस क्रॉप की सोइंग करनी चाहिए बिकॉज द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर इट टू जर्मिनेट इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड इमीडिएटली एज एवरेज टेम्परेचर इज ऑलरेडी सुटेबल कहाँ पे सुटेबल है इट्स इन मार्च है अभी तो वो एवरेज टेम्परेचर सुटेबल है ही नहीं तो बिल्कुल गलत क्योंकि एवरेज टेम्परेचर ही 12 है मतलब मिनिमम टेम्परेचर तो और भी कम होगा यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम टेम्परेचर हमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए सो ये तो पॉसिबल है नहीं इन मार्च एज टेम्परेचर एक्सपेक्टेड कितना होगा कुछ पता नहीं सो ये भी नहीं एंड हियर ऑलरेडी एज आई सेड अर्लियर आल्सो एवरेज सो एवरेज ही इतना है मतलब मिनिमम और भी कम होगा ठीक है और मैक्सिमम अगर होगा भी अगर 15 तक भी जाएगा इवन नो जर्मिनेशन शुरू होगा लेकिन फिर भी इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्लांट टू सर्वाइव क्योंकि यहाँ इसका रिक्वायरमेंट इज मिनिमम टेम्परेचर ओके सो 15 या उसके ऊपर ही होना चाहिए ओनली देन इट विल बी एबल टू जर्मिनेट एंड सर्वाइव क्योंकि सिर्फ जर्मिनेशन ही हमारा वो नहीं है टारगेट सर्वाइवल भी सो हियर इन अप्रैल व्हेन द एवरेज टेम्परेचर इज अबाउ द जर्मिनेशन थ्रेशोल्ड जो थ्रेशोल्ड है 15 क्योंकि ये मिनिमम टेम्परेचर है अगर यहाँ पे मैक्सिमम होता देन एक बार के लिए सोच सकते थे कि मार्च में सोइंग करने की फिर दैट टू टेम्परेचर चेक करके सही से तभी देखना पड़ेगा ओके सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर ओके अप्लाइड क्वेश्चंस कभी कभी पूछते हैं a state government wants to develop a targeted agricultural development program for its farmers. Which of the following sources of information would be most useful for identifying the specific agroclimatic conditions and socio-economic features of the state? Now इनमें कौन सा का नो मैप वो यूज कर सकते हैं इन सिंपल कंडीशंस एग्रोक्लाइमेटिक जोन का कौन सा मैप वो यूज कर सकते हैं
Yes, others. Here they'll use सब जोन मैप्स, क्योंकि अगर एग्रो क्लाइमेटिक जोन मैप्स यूज करेंगे 15 जोन, सो डिफरेंट स्टेट्स 2 to 3 स्टेट्स एक जगह पे होंगे, सो उसके लिए टारगेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान एक्सक्लूसिवली फॉर स्टेट बनाना मुश्किल है. फॉर दैट ओनली नो वी हैव डिवाइडेड कम. सो हियर दिस वुड बी 73. ये वाला मैप हम लोग यूज करेंगे. ठीक है. The Planning Commission of India divided the country into 15 agro-climatic zones and 73 sub-zones to facilitate. किस लिए इन्होंने ये किया है? हियर फॉर रीजन स्पेसिफिक एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट. आपको बिल्कुल देखिए 15, एक तो 15 किया है बेस्ड ऑन वहां के किस तरह का सॉइल है, फिजियोग्राफी किस तरह से है, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड किस तरह से है, टाइप्स ऑफ सॉइल किस तरह से है, राइट. तो इसको फिर और फर्दर ये कम किया है और ज्यादा डिविजन्स में बांट दिया है, 73 सब जोन्स. वाई? क्योंकि हर रीजन का अगर करना भी है तो दे कैन डू. स्टेट का उन्होंने कुछ नहीं दिया है. दे हैव सेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होनी नहीं चाहिए. स्टेट लेवल पे तो है ही, but more will not talk about state या district. Here we'll talk about region specific. Okay, so here it is to facilitate region specific agricultural research and development, so it would be C here. Okay. Saffron, a highly valued spice, is cultivated exclusively in one of these following regions of India, which is known for its cool and humid climate and specific soil conditions that suits the growth of saffron. अभी कई और जगह पे भी कोशिश कर रहे हैं, बट अदरवाइज नेचुरली देखा जाए तो दिस इज द ओनली एरिया. अच्छा, फॉर अदर्स ऑल्सो माई ऑडियो इज ब्रेकिंग या क्लियर है? इज माई ऑडियो क्लियर? अच्छा अमन, एक बार आप उसको रिफ्रेश कर लीजिए. Okay, so here, yes, it is Western Himalayan region. That is the correct answer here. Agricultural extension services in India, in the Eastern Himalayan region, face a significant challenge due to the prevalent practice of which of the following? ईस्टर्न हिमालयन रीजन कौन से आते हैं यहाँ पे? यस, अरुणाचल प्रदेश का ही है. तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अभी? Yes, it is झूम cultivation, shifting cultivation. Okay. In the lower Gangetic plains, which includes regions in West Bengal, rice is the predominant crop. Which of the following crops is also significantly cultivated in this region, contributing to its agricultural diversity? ये हमने डिस्कस किया था. सबसे ज्यादा राइस और एक और क्रॉप यहाँ से आता है. Yes, it is jute. Okay. A farmer in the middle Gangetic Plains region wants to diversify his crops to increase his income. Considering the region's climate and irrigation facilities, which of the following crops would be a suitable addition to his existing crop portfolio? Middle Gangetic Plains में क्या क्या आते हैं?
यस, पार्ट्स ऑफ यूपी, पार्ट्स ऑफ बिहार, ये सारे आते हैं, और यहाँ पे सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो इट वुड बी शुगर केन दैट कैन बी ग्रोन. Okay. Yes. Moving on to next question. A dairy farmer in the upper Gangetic Plains wants to expand his business by growing fodder crops for his cattle. Considering the region's climate and irrigation facilities, which of the following fodder crops would be a suitable choice? ये पूरे हिली टेरेन है यहाँ पे अपर गैंजेटिक प्लेन्स में. जहां पे भी हिली टेरेन है और सॉइल का इतना फर्टिलिटी हाई नहीं है, वहां पे सबसे अच्छा कौन सा ग्रो कर सकते हैं हम लोग? यस. Yes, it would be maize that can be grown very preferably in this kind of climatic condition, जहाँ पे थोड़े से ड्राई कंडीशन से, ड्राई मतलब वाटर की कमी है एंड हिली टेरेन भी है. Yes, the Trans-Gangetic region plains is characterized by semi-arid conditions and low rainfall. Okay, though the soil is very good here, alluvial soils रहते हैं यहाँ पे. Which of the following strategies would be most effective in ensuring food security and sustainable agriculture in this region? यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग सेमी एरिड कंडीशंस, लो रेनफॉल. तो इसमें कौन से? सी, जब भी हमें स्ट्रैटेजी बनाना होता है एग्रीकल्चर किसी भी चीज के लिए, हमारा हमेशा यही गोल होना चाहिए, विदाउट गेटिंग सम एक्सटर्नल सोर्सेस और रिसोर्सेस वी हैव टू यूटिलाइज वॉट एवर द सोर्सेज दैट आर देयर इन दैट एट दैट टाइम एंड गेट द वर्क डन. ऑलवेज दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी कोई भी सिचुएशन के लिए. इन दिस केस ऑल्सो ऑलरेडी हमें यहाँ समझ में आ रहा है सेमी एरिड कंडीशन है, लो रेनफॉल भी है. ओके, लेकिन सॉइल्स अच्छे हैं. सो इन दैट केस अगर हम लोग सही से ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स को प्रमोट करते हैं एंड प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हैं, डेफिनेटली वी कैन टेक गुड क्रॉप्स एंड दैट इज व्हाट द फार्मर्स इन दिस रीजन आर डूइंग. सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर. The Eastern Plateau and Hills region faces significant challenges in terms of water scarcity and non-perennial streams. Okay, which of the following approaches would be most effective in addressing these challenges and improving agricultural productivity in the region? वाटर स्कैरसिटी है एक, दूसरा है नॉन पेरिनियल स्ट्रीम से मतलब ईयर राउंड पानी नहीं मिलता है वहां पे. So in such a case, what should be done so that they can take up, uh, you know, agriculture and with high productivity? तो यहाँ पे वाटर कम है, ओके, स्ट्रीम्स भी नहीं है, ठीक है. सो रेन फेड है, रेन के ऊपर ज्यादा हम लोगों को डिपेंडेंट है. तो जब भी रेन पे डिपेंडेंट होते हैं, डेफिनेटली वहां पे हमें वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ेंगी, बिकॉज उनके पास पेरिनियल स्ट्रीम्स भी नहीं है, ईयर राउंड वही पानी यूज करना है, राइट. सो वो पानी उनको सेव करना है. So they have to go for watershed development and rainwater harvesting techniques. Thereby, they'll be able to address this water scarcity and non-availability of perennial streams problems. So C would be the right option. हर तरीके से, क्योंकि existing resources के को ही हम लोग 100% utilize कर रहे हैं, ठीक है. Yes, the Central Plateau and Hills region is characterized by
सेंट्रल प्लेटो एंड हिल्स रीजन, जहाँ पे एमपी और बाकी रीजन्स आते हैं। यस, यहाँ पे लो इरिगेशन इंटेंसिटी है, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी है, बट द मेन नो दैट compensates, the main thing that compensates it is यहाँ पे द पॉपुलेशन डेंसिटी इज लेस, इसीलिए उनका ज्यादा दिक्कत नहीं होती है व्हेन इट कम्स टू फूड स्केर्सिटी, इतनी दिक्कत नहीं होती है। The Western Plateau and Hills region is significant contributor to the country's jawar production and is also known for producing high quality oranges, grapes, bananas. Maharashtra ये पूरा पार्ट इसमें पड़ता है। Which of the following initiatives would be most effective in enhancing the region's competitiveness in these crops? क्या कर सकते हैं ताकि इसका जो एग्रीकल्चर से जो इकोनॉमी के लिए जो एडिशन है उसको इम्प्रूव कर सके व्हेन कंपेयर टू द अदर रीजन्स इन सिंपलर टर्म्स? यस, सी प्रमोटिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड बनानास, वो दूसरा है, क्योंकि उसके लिए फिर और बहुत ज्यादा आउटसाइड रिसोर्सेस वो सब लगेंगे, रिसर्च, न्यू वेराइटीज, बहुत सारी चीजें, तो ये नहीं। इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगेन ये भी बिल्कुल रिसोर्सेस अलग से लगाने पड़ेंगे एंड ऑल दैट, दो यस लॉन्ग टर्म के लिए साइमल्टेनियस दे कैन वर्क ऑन दैट, बट स्लो सोली यही हमारा एक मोस्ट, इसमें ये बोल रहे मोस्ट इफेक्टिव सजेशन ये नहीं हो सकता है। इम्प्लीमेंटिंग क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स एंड प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म्स, ये ओनली कुछ केसेस में यूज हो सकता है, ये भी नहीं है फुल फ्लेड्ज, हम लोग इससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। एस्टैब्लिशिंग फ्रूट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन यूनिट्स टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड बनानास, क्योंकि जवार जो है जनरली ओके प्रोडक्शन वो है, बट कंजम्पशन वहीं पे होता है। ओके, ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड बनानास आर द वंस जनरली वो बाहर जाते हैं, हाई क्वालिटी दे आर प्रोड्यूसिंग, सो इंस्टेड ऑफ, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्शन सेंटर है, तो प्रोडक्शन सेंटर से कंज्यूमर सेंटर जाने तक इनका शेल्फ लाइफ रहेगा नहीं, क्योंकि ये तो हाईली पेरिशेबल क्रॉप्स है। फॉर दैट दे हैव टू वर्क ऑन दैट लाइक फ्रूट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन unit so that they can increase the shelf life and marketability of these produce. ठीक है, moving on to our next question. Which of the following agroclimatic zones is also known as the oilseed region? Yes, डकलिंग, वहां पे है, ये sorghum भी है आपके यहाँ, मेडिसिनल प्लांट्स ज्यादा है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कुछ है, राइस भी है, अपलैंड राइस। यस, ऑयल सीड रीजन किसको बोलते हैं? उस दिन मैंने बताया था। यस इट इज गुजरात एंड गुजरात प्लेन्स एंड घाट्स, सबसे ज्यादा वहां पे आता है पीनट, ग्राउंडनट। I have been to Gujarat on a project exclusively for this groundnut production only. Groundnut production के लिए जब मैं MBA कर रही थी, I have done a project there. मतलब राजकोट और कौन से डिस्ट्रिक्ट, दो तीन डिस्ट्रिक्ट्स में ही घूमी थी, ज्यादा नहीं, लेकिन जहां गई थी वहां पे बस ग्राउंडनट ही ग्राउंडनट दिख रहा था। Vast and one of the richest farmers you can find there. Okay, so here it is. See Gujarat plains and ghats. Yes, under the national, yes,
Under the National Agricultural Research Project launched by ICAR in 1979, how were the 127 agroclimatic zones primarily classified? क्या देख के इसको classify किए थे? Yes, India को into 127 agroclimatic zones. मैंने बताया था द ICAR's एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्लासिफिकेशन, बिल्कुल उससे पहले जितने भी एग्रो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन हुए थे उनसे अलग इसलिए था, दे वर फोकसिंग ऑन various factors associated with the climate, cropping pattern, rainfall pattern, all that, and administrative units, so that उनका जो working है development of plants that can be done easily. So here B is the correct answer. ठीक है. What is a major advantage of using the length of growing period as a criterion for agroecological classification in India? Why we have to use length of growing period rather than the other factors? Yes. थिंक एंड आंसर. अभी तक मुझे किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं आया है. Yes. Others. See, length of growing period मतलब क्या है? That is the number of days during which there would be conducive conditions for the plant to grow. So उसी length of growing period में ही it has to complete the life cycle. Okay. Now this is the one that provides a direct indicator of moisture availability rather than total rainfall. Total rainfall कितना भी हो, लेकिन वो availability कितना है वो important है ना हमें. अगर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा है वहां पे बहुत ही अच्छा है, लेकिन वहां बिल्कुल रन ऑफ में ही जा रहा है, सिर्फ 10 या 20 सेंटीमीटर से मिल रहा है. ओके, विद दैट वी कांट से अरे वहां तो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है एंड यहाँ तो हम लोग बिल्कुल राइस ले सकते हैं. कैन वी डू दैट until unless we understand the availability of moisture? That will help us understand lot of other things. किस तरह के सॉइल से, किस तरह के स्लोप से, एवरीथिंग. सो हियर इट वुड बी दिस वुड बी द डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ मॉइस्चर अवेलेबिलिटी रादर देन टोटल रेनफॉल. जो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रादर देन टोटल रेनफॉल. ठीक है. Yes, which classification of agroclimatic zones is based on the FAO 1978 concept of length of growing periods and bioclimate maps on soil physiographic map? ओके, जो LGP और बायोक्लाइमेट का मैप से, ओके, वहां पे क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, फिर वहां पे रेनफॉल कितना है, एवरीथिंग. ओके, ऑल दिस नाउ दे आर सुपर इम्पोजिंग दिस ऑन द फिजियोग्राफिक मैप. मतलब नीचे टेरेन किस तरह से है, फिजियोग्राफी किस तरह से है. नाउ ऑन दिस दे आर सुपर इम्पोजिंग दिस एंड फाइनली जो हमें दिखेगा एज सच, that will provide us the exact classification वहां का. and here again ecology के through, okay, the relationship जो भी है वहां पे flora and fauna का with the surrounding environment. okay, and how will that the amount the flora and fauna can be defined? वहां पे जिस तरह के physiographic conditions होंगे उस तरह का मिलेगा, right? so that will arrive at एग्रोइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द 360 डिग्री व्यू और 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ द काइंड ऑफ क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन इन दैट रीजन.
एंड हियर दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ओके, जो ऑलरेडी एफएओ का जो कॉन्सेप्ट है वही है, दैट वाज अडॉप्टेड बाय द, किसने अडॉप्ट किया? एग्रो इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये भी मैंने हिंट दे दिया है। इट इज नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। किया था ना उन्होंने 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स जो 6 ग्रुप्स में बांट दिए गए हैं, दैट आल्सो आई हैव शोन द फोटोग्राफ्स। ओके, based on the FAO 1978 concept, which of the following parameters were used to classify the 20 agroecological regions of India? 4 major parameters, okay, उसी के बेसिस पे इन्होंने किया है, एक एक पैरामीटर में अलग अलग फीचर्स रहेंगे। yes, it would be सबसे पहले फिजियोग्राफिक फीचर्स, सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोक्लाइमेटिक फीचर्स, लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड, इन तीनों का सुपर इम्पोजिशन हुआ था। पहले भी ये पूरा यूज किए थे हर बार एग्रोक्लाइमेटिक जोन क्लासिफिकेशन में, बट दिस वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड इन तीनों का सुपर इम्पोजिशन जब इसके ऊपर करेंगे तो हमें एग्जैक्ट व्यू मिलेगा उस पर्टिकुलर रीजन का। ठीक है, which of the following correctly describes the relationship between agro-ecosystem classification and soil types in India based on the FAO 1978 concept? Yes, हमने दिया है 6 ग्रुप्स में, अलग अलग किस तरह के सॉइल्स थे वहां पे, रीजियंस भी हमने दिया था, उसी टेबल के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा अप्लाइड सॉर्ट भी नहीं है वो टेबल, बस वो 2 टेबल्स मैंने अलग अलग जो दिया है वो एक बार देख लेंगे तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। Here, semi-arid regions are those which commonly have red and black soils, including shallow and medium depth black soils. Okay. Coastal regions, कहाँ से coastal regions होगा? Semi-arid category में नहीं आता है वो, coastal highly humid, per humid. Okay. देखिए ये फिर से मैंने यहाँ पे दे दिया है वही same table in the form of content. Which of the following statements best describes the relationship between ecoregions and soil types in India's humid, perhumid, coastal and island ecosystems? Yes. Here, humid, perhumid regions such as eastern Himalayas and northeastern hills are dominated by red and lateritic soils due to high rainfall and organic decomposition. Eastern Himalayas जो अरुणाचल प्रदेश ऑलरेडी है, lateritic soil ज्यादा है, which are highly acidic in nature. Okay, high rainfall, organic decomposition, high rainfall की वजह से moisture ज्यादा होने की वजह से organic decomposition slow होता है, because of which more acidity. Okay, all this you can find under humid, perhumid regions. Okay, which of the following ecosystems has the shortest length of growing period? किसमें shortest length of growing period होगा इन सब में? ये भी बहुत easy है, थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करेंगे तो यू कैन आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स, 6 इकोसिस्टम्स है राइट, उन 6 इकोसिस्टम्स में ये ऐसा एक इकोसिस्टम है विच हैज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ ग्रोइंग पीरियड। यस, यस, इट इज एरिड इकोसिस्टम जहां पे मॉइस्चर कम रहता है, बिकॉज ऑफ विच एलजीपी भी छोटा ही रहता है। अगेन एज यू कैन सी हियर, एरिड इकोसिस्टम लेस देन 90 days।
आइलैंड, ये ह्यूमिड पर ह्यूमिड, कोस्टल आइलैंड, इन सब में 210+ होते हैं। सेमी एरिड इकोसिस्टम 90 to 150, सब ह्यूमिड, इतना दोनों तरफ से। ठीक है, यस। अरुणाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल जोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ह्यूमिडिटी एंड सब्सटैंशियल rainfall. To mitigate the challenges posed by excess moisture and optimize agriculture productivity in this zone, which of the following strategies would be most effective? Yes, yes, हाई ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, सब्सटेंशियल रेनफॉल भी है। नाउ टू मिटिगेट द चैलेंजेस, चैलेंजेस भी हमने हाईलाइट कर दिया है, लाइक एक्सेस मॉइस्चर। नाउ हाउ वुड यू, व्हाट स्ट्रेटजीज वुड यू सजेस्ट टू ऑप्टिमाइज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन दिस जोन? थोड़ा सा हमें स्पीड अप करना पड़ेगा। ओके, here it is, you have to invest in drainage infrastructure, constructing wetland based water harvesting systems. ओके, इम्प्लीमेंटिंग ड्रिप इरिगेशन, जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वहां बहुत मॉइस्चर है। ओके, जरूरत नहीं है इसका। प्रमोटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस एंड इंटीग्रेटेड फ्रूट्स इनटू एग्रीकल्चर लैंडस्केप्स। ओके, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लेगा, अभी करंटली हमें चाहिए उस हाई ह्यूमिडिटी को, हम लोग एक्सेस मॉइस्चर को किस तरह से कंट्रोल करें, तो ये भी नहीं। डेवलप एंड डिसिमिनेटिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटीज विद इम्प्रूव ड्रेनेज टॉलरेंस, ड्रेनेज टॉलरेंस चाहिए ये वेराइटीज, यस वी डेफिनेटली रिक्वायर, बट दिस विल टेक लॉन्ग टाइम रिसर्च होके वो आने तक। सो हमें अब भी सोल्यूशन चाहिए। व्हाट इज अब भी सोल्यूशन? ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्टिंग वेटलैंड बेस्ड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स। ओके, तो ये दोनों सबसे बेस्ट है जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। सो हियर दिस इज द करेक्ट आंसर। The mild temperate zone of Arunachal Pradesh is characterized by moderate temperatures and distinct seasons. To enhance the productivity and sustainability of temperate fruit crops like apples and pears in this zone, which of the following initiatives would be most effective? आप होंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे? जो माइल्ड टेम्परेट जोन से, जो सब जोन्स मैंने दिया था 4 जोन्स, उसमें माइल्ड टेम्परेट जोन भी है ना। यहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेट क्रॉप्स है, एप्पल्स एंड पेयर्स। Which of the following initiatives would you do to enhance the productivity and sustainability? दोनों ही। It is B. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा माइल्ड है टेम्परेचर एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मॉडरेट टेम्परेचर, ज्यादा लो नहीं है ज्यादा हाई नहीं है, एंड डिस्टिंक्ट सीजन्स है, समर विंटर, ये सब बहुत डिस्टिंक्ट है। ओके, नाउ इन सच केसेस एप्पल्स एंड पियर्स, अगर लो टेम्परेचर बहुत है तो लॉन्ग टर्म तक इनका शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, बट हियर व्हेन यू टॉक अबाउट डिस्टिंक्ट सीजन मॉडरेट टेम्परेचर्स, उनका शेल्फ लाइफ उतना नहीं होगा जितना कर सकते हैं, फॉर विच हमें बेस्ट होगा उनका सेफ्टी सही से करेंगे, सस्टेनेबिलिटी लॉन्ग टर्म यूज के लिए, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। सो कॉम्प्रिहेंसिव कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एफिशिएंट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, इन्वेस्टिंग इन प्रेसिशन एग्रीकल्चर टेक्निक्स, ये अभी इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी है, मतलब यहाँ उसकी जरूरत ज्यादा नहीं है। एस्टेब्लिशिंग कम्युनिटी लेड नर्सरीज फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी, ये तो होता ही है, लेकिन हमें यहाँ पे इनकी प्रोडक्टिविटी या सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव करना है, प्रोडक्टिविटी भी सस्टेनेबिलिटी भी ऑन ए लॉन्ग टर्म, दिस वुड बी द बेस्ट ऑप्शन जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है,
The cool temperate zone of Arunachal Pradesh is characterized by cooler temperatures and shorter growing seasons. To improve the livelihoods of farmers in this zone and enhance the production of high altitude vegetables and medicinal plants, which of the following initiatives would be most effective? ये सारे अप्लाइड क्वेश्चन ही है, क्योंकि इसमें कुछ और है ही नहीं, सब कुछ स्टैटिक ही है, वो पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। बट अगेन कहीं पे भी ये क्वेश्चंस आए, यू शुड बी एबल टू आंसर, क्योंकि आपका खुद का स्टेट है तो डेफिनेटली दे एक्सपेक्ट दैट यू नो, एंड बीइंग एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट और हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट यू शुड बी एबल टू गिव सॉल्यूशंस, सजेशंस, एंड दिस इज एज पार्ट ऑफ योर जॉब आल्सो। एडीओ एचडीओ भी बनेंगे तो डेफिनेटली इस तरह की सिचुएशन आएगा एंड दे विल एक्सपेक्ट यू टू गिव सजेशंस। ओके, यस, सो हियर इट इज इम्प्लीमेंटिंग पॉलीहाउस बेस्ड कल्टीवेशन एंड प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टर ग्रोइंग सीजन है एंड कूल टेम्परेट जोन है। ओके, सो इनके लिए स्पेसिफिकली उनको मैनेज करते हुए एग्रीकल्चर लेना पड़ेगा। The alpine zone of Arunachal Pradesh is characterized by cold temperatures, limited growing seasons, and frequent snowfall. To improve the livelihood of pastoral communities in this zone and enhance the sustainability of yak and sheep rearing, which of the following initiatives would be most effective? Yes, क्या कर सकते हैं यहाँ पे? कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि बहुत इफेक्टिव रहने वाला है? ऑप्शंस देख के आंसर कीजिए। Yes, implementing rotational grazing practices and establishing community managed pasture land so that उस टाइम में भी इनको फॉडर मिल सके जो शीप एंड याक है। Which of the following forest types covers the largest percentage of forest cover in the region? हमने देखा है कि उसमें टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कवर्स जो है अरुणाचल प्रदेश में, राइट तो उसमें एक का सबसे लार्जेस्ट है। यस, ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसमें कुछ वो करने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास वो कंटेंट है तो वो देख के भी आंसर कर सकते हो। यस, इट इज ईस्ट हिमालयन सब ट्रॉपिकल वेट हिल फॉरेस्ट, जहाँ पे 24%, 0.35% of the forest cover, it is under this. Okay. Yes. Which of the following raindrop sizes is not considered for defining a rainy day according to the India Meteorological Department? आईएमडी के हिसाब से मैंने ये बताया भी कि रेनी डे किसको कंसिडर किया जाता है, एंड दीज रेनी डेज ओनली आर कंसिडर्ड फॉर वाटर बजटिंग ऑफ एनी ऑफ इंडिया। तो इसमें कौन सा ऐसा साइज है जो वाटर डे और रेनी डे के लिए यूज नहीं किया जाता है? उस दिन के लिए द टोटल रेनफॉल ऑन दैट पर्टिकुलर डे, द टोटल रेनफॉल शुड बी रिसीव्ड शुड बी 2.5 mm और मोर। ओके, मतलब एक टाइम पे वहां 1 mm हुआ है, फिर थोड़ी देर के बाद 2 mm हुआ है, फिर थोड़ी देर के बाद 3 mm, ऑन एन एवरेज उस डे पे इस उसका रेनफॉल इतना होना चाहिए 2.5 mm और मोर, ओनली देन दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ए रेनी डे। सो इन सब में ये तीनों तो रेनी डे ही है, नॉट कंसिडर ओनली 0.1 mm, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, yes, which of the following types of precipitation occurs when frozen precipitation melts in warm air but refreezes into ice pellets before reaching the surface?
यस, ये हमने देखा है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में, फोटोज के साथ देखा था। इट इज स्लीट, रेन। वहां से आइस क्रिस्टल्स वार्म एयर को हिट करेंगे, मेल्ट होंगे, दैट विल रीच द अर्थ एज वाटर ड्रॉपलेट्स। फ्रीजिंग रेन, रेन ही क्रिस्टल्स बन के आएंगे, क्योंकि पहले वार्म एयर हिट करेगा, फिर बिफोर रीचिंग अर्थ अगेन वो क्या बोलते हैं, कोल्ड टेम्परेचर्स नियर द अर्थ सरफेस, सरफेस पे आने टाइम तक। सो दैट विल, दैट इज द फ्रीजिंग रेन। स्लीट क्या है, वार्म एयर हिट करेगा, मेल्ट हो जाएगा, फिर कोल्ड एयर हिट करेगा, फिर रीफ्रीज हो जाएगा एंड हिट द अर्थ, ओके, एज आइस पेलेट्स। स्नो कंप्लीटली टॉप टू बॉटम, वहां से लेके मीन क्लाउड से निकलने से लेके अर्थ ग्राउंड रीच होने तक भी कोल्ड एयर में ही ट्रैवल करेगा वो, बिल्कुल चेंज नहीं होगा शेप, दैट इज स्नो। ओके, which of the following statements correctly defines drizzle as per meteorological conventions? मैंने वो टेबल दिया है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस, हेल एंड स्नो के क्या इफेक्ट्स होते हैं क्रॉप में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स, सब कुछ टेबल में दिया है, बिकॉज इट इज ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वहाँ कुछ एक्सप्लेनेशन करने की है नहीं, तो ओनली देयर आर जस्ट डेफिनेशंस व्हिच यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड, मेमोराइज, दैट्स इट। Yes, drizzle, very small raindrops, liquid precipitation in the form of very small water drops, 100 to 500 mm or even less, that is less than 0.5 mm. What is a primary characteristic of fog? Fog किसे बोलते हैं? Yes, it consists of small, very small droplets of water suspended in air. Okay, it is fog. This is smog. Yes. Which instrument is used to measure the growth of the plants? वो जो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स दिया है, प्लीज उनको देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक ही काम के लिए यूज होते हैं। ओके, सो वो भी एक बार फोकस कीजिए। सो हियर इट इज, यस, ऑक्सीनोमीटर, विच इज यूज टू मेजर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनशाइन आवर्स? सनशाइन आवर्स मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? इसमें तो कंटेंट मैंने पूरा दिया है, you have to just go through that and memorize, right? It is heliograph. Which instrument is used to measure the amount of rainfall? Now rainfall amount या फिर moisture density, इन सब के लिए मॉइस्चर टेंशन, इन सब के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग, प्लीज उनको सही से देख लीजिए, क्योंकि एक देखा फिर आप वहां कुछ और आए तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सो हियर, यस, इन दिस केस इट इज रेन गेज। ओके, ओडोमीटर भी आता है, एक और भी है, पी से आता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो भी है। Which of the following types of precipitation occurs when frozen precipitation melts in warm air? अच्छा, ये रिपीट हुआ है, सॉरी, ये सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, सॉरी। In the context of heat waves, which of the following conditions qualify as a severe heat wave? मैंने पहले भी बोला था, हीट वेव, कोल्ड वेव के लिए मैंने टेबल्स दिया है, बट आई ऑल्सो सेड दैट उससे ज्यादा जो नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ना,
वो बस वो भी याद रखेंगे तो भी सफिशिएंट होगा दोनों के लिए। टोटल 4 पॉइंट्स है एंड दोज 4 4 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीवियर हीट वेव किसको बोलते हैं? दिस इज नॉर्मल हीट वेव। ओके, दिस इज सीवियर हीट वेव। ओके, गॉट इट? भूलना मत। Yes. In the context of cold waves, which of the following conditions qualifies as a severe cold wave? This is cold wave. This is severe cold wave. 4 points बहुत important है, ठीक है? Be here again, sir. And after this, I have given you the content on the degraded landscape engineering, a focus on Arunachal Pradesh. ओके, सो यहाँ पे मैंने कई सारे ऐसे दिए हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा गले में दर्द हो रहा है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू दिस वंस। बहुत इजीली मैंने दिया, जैसे कॉजेस ऑफ लैंडस्केप डिग्रेडेशन इन अरुणाचल प्रदेश, क्या क्या रीजंस है, उसके बाद क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम लोग अपना सकते हैं टू इसको इम्प्रूव करने के लिए, सो दैट इट विल हैव प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज कर सके हम अरुणाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। सो आई रियली होप दैट यू ऑल विल गो थ्रू दिस कंटेंट, बहुत ही हेल्प होने वाला है आपके लिए। ठीक है, इतना डिटेल्डली, इतने सही तरीके से आपको किसी लिटरेचर में नहीं मिलेगा। 2 3 लिटरेचर अलग अलग से ढूंढ के इसको बनाया गया है। ठीक है, सो आई रियली होप दैट यूल गो थ्रू दिस एंड दीज आर सम ऑफ द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए। बट एज आई हैव सेड, टुमारो विल हैव एन एक्सक्लूसिव सेशन ऑन descriptive answer writing, so please don't miss that, because after this, now whatever the mcqs that sorry, the descriptive questions that I have provided for the all the topics जो अभी तक हमने किया है, you can start writing as per your convenience, जैसे भी आपको टाइम मिले, जो भी है आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, yes, now the forum is open for your queries, questions, suggestions, comments, everything, whatever that you want to say to me. I'm stopping the sharing. ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मैं सर को दे देती हूँ, कल बताऊंगी क्या नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, मैंने अभी तक सोचा नहीं है, आई हैव टू सी कि कॉमन टॉपिक्स क्या है, उसके हिसाब से मैं ले लूंगी। ओके, टुमारो आई टेल। यस, सो किसको कितने मार्क्स मिले? डिड यू मैं चेक द स्कोर्स? यस, किसको कितने मार्क्स मिले? गुड, वेरी गुड स्कोर, स्कोर 14। कम भी आया तो ये नीड नॉट, आई मीन उसको सोचना नहीं है ना, यू हैव टू फोकस ऑन हाउ टू इम्प्रूव दैट स्कोर, दैट्स इट। हमारा एक ही फंडा है, हम ये नहीं देख के नहीं डरेंगे कि आज कितने मार्क्स है, हम लोग ये मार्क्स इसलिए देखेंगे ताकि हाउ वी कैन इंक्रीज दैट इन द नेक्स्ट सेशन, दैट्स इट। उतना ही आपका फोकस रहना चाहिए। ठीक है, एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ओके, एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, एनालिसिस कीजिए जब पीडीएफ मिल जाएगा कि आपने कहाँ पे गलती की थी और क्यों गलती की थी। ओके, एंड इफ यू स्टिल फेस एनी इश्यूज, आई एम ऑलवेज देयर, आप आराम से कभी भी क्लास में ही पूछ सकते हो, तो डेली मिलते हैं। ओके, यस, so shall I wind up then if you do not have any questions?
or if you have, I'll be more than happy to look into those questions. I think already students leave भी कर रहे हैं. Let's not take your time. Thank you very much once again. Please take good care of yourself. Take care. Bye bye. Good night.